जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 3 का आज 33वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 257 पर। गुरुदेव कहते हैं, इन्हीं सारी परिस्थितियों को देखकर मेरे नाना मुझे अपने साथ ले गए। बाद में मेरी माँ भी मेरी बहन तथा मुझे लेकर नाना जी के यहाँ आ गई, क्योंकि नाना जी ने निर्णय लिया था कि माँ को और पढ़ाकर शिक्षिका बनाया जाए, क्योंकि मेरी माँ की छोटी बहन, जो कि तभी अविवाहित थी, शिक्षिका थी। वह सब देखकर यह निर्णय लिया गया और मेरी और मेरे बहन की परवरिश मेरे नाना नानी के यहाँ होने लग गई। तब मैं 5 साल का व बहन 1 साल की थी। मेरी माँ अच्छी पढ़ाई हो, इसीलिए हॉस्टल में रहने लग गई। वह गांधी जी की किसी संस्था में पढ़ती थी। उसके पढ़ाई में ही 6 साल गुजर गए। माँ का इस प्रकार जाना मेरे पिताजी को अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन जो परिस्थिति थी वह भी कटु सत्य थी। मेरे पिताजी उन दिनों में कई बार मेरी माँ से और हम बच्चों से मिलने के लिए आते थे। 6 सालों के बाद उनका भी प्रमोशन हो गया। वे क्लर्क बन गए और हम भी वापस आ गए। मेरी माँ के टीचर ट्रेनिंग में पास होने पर भी उसने नौकरी नहीं की, क्योंकि उसको बाद में नौकरी की आवश्यकता नहीं रही। पिताजी का जीवन इस प्रकार से व्यतीत हुआ था, यानी उन्हें जीने के लिए ही संघर्ष करना पड़ा था। वे सदैव कार्यरत रहे और कोई काम को उन्होंने छोटा नहीं समझा। जो कार्य मिला वह कार्य उन्होंने किया। उनकी माँ ने जो विश्वास उन पर किया था, उस विश्वास पर वे खरे उतरे कि उन्होंने अपनी माँ के अंतिम दिनों में भी, जब वह बिस्तर पर ही सब कुछ करती थी, 6 माह तक नौकरी करने के साथ साथ अकेले ही उन्हें संभाला और माँ को अंत समय तक संभाला था। इसीलिए मेरे मन में मेरे पिताजी के लिए बड़ा सम्मान है कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और अपनी माँ की खूब सेवा भी की। ऐसा करते करते वे रेलवे गार्ड के ओहदे तक पहुंचे और फिर कॉल बॉय उन्हें गार्ड साहब कहते थे, क्योंकि वे वास्तव में गार्ड हो गए थे। यानी मेरे पिताजी ने जो रेलवे में कॉल बॉय थे, उसी जगह गार्ड बनने तक की प्रगति की थी। इतने नीचे से इतने ऊपर तक की प्रगति मैंने मेरी आंखों से देखी थी। इसीलिए मेरे पिताजी के लिए मेरे मन में एक सम्मान था। उस सम्मान को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। ऐसा संघर्षमय जीवन जीने वाले के पास अध्यात्म की ओर ध्यान देने का समय ही नहीं था और न उसके लिए उपयुक्त वातावरण था। लेकिन वे श्री दत्त महाराज के गाणगापुर गए थे। कई बार नरसोबा की वाड़ी सांगली के पास स्थित आदि दत्तात्रेय का स्थान गए थे। शायद आत्म शांति के लिए जाते होंगे, क्योंकि बीच के 6 साल उन्हें पत्नी और 2 बच्चों के बिना अकेले निकालने पड़े थे। वे अंतर्मुखी थे। उन्हें अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करनी नहीं आती थी। उनको न तो उनकी श्रद्धा अभिव्यक्त करते हुए देखा था और न ही प्रेम अभिव्यक्त करते हुए देखा था। वे मेरी माँ से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन कभी अभिव्यक्त नहीं करते थे। मेरी माँ तो इस संसार से मानो दूर ही थी। मैंने जीवन में कभी माँ को बाजार जाते हुए नहीं देखा था। माँ की साड़ी भी पिताजी ही लाते थे। मेरी शादी होने तक तो घर का सारा सामान मेरे पिताजी ही लाते थे और बाद में मेरी पत्नी लाने लग गई। मैं भी बाजार बहुत कम ही गया हूँ। सब कुछ घर पर ही मिल जाता था। बचपन में पिताजी मुझसे अक्सर स्कूल की बीच की छुट्टी में मिलने के लिए आते थे। फिर हम स्कूल की पुलिया पर बैठकर बातें करते थे। वे सदैव मेरे लिए कुछ न कुछ उपहार लाते थे। एक बार वे मेरे पैरों का नाप लेकर गए और दूसरे दिन करोना कंपनी के सफेद रंग के विशेष जूते लेकर आए थे। वे मुझे आज भी याद है। उस समय मैं थोड़ा बड़ा था। मेरी बहन तो एकदम छोटी थी, वह उन्हें पहचानती भी नहीं थी। फिर मैं वे शूज लेकर सबको बताता था कि देखो, मेरे पिताजी मेरे लिए नए शूज लाए हैं। महत्व शूज का नहीं था। शूज तो अच्छे थे ही, लेकिन शूज से अधिक महत्व पिताजी के प्यार का था। पिताजी घर पर कम ही आते थे। मेरे नाना नानी के प्रति उनका दृष्टिकोण यह था कि इन्होंने ही मेरी पत्नी और बच्चों को मेरे से अलग किया है। माँ तो हॉस्टल में रहती थी। माँ कहा
रहती थी, उसका पता नाना-नानी उन्हें नहीं देते थे। उनकी इच्छा थी कि माँ केवल पढ़ाई करे, पिताजी बार-बार मिलकर उसे डिस्टर्ब नहीं करें और फिर रह जाता मैं। इसीलिए वे बेचारे मुझसे ही मिलने स्कूल में आते थे। पिताजी की आमदनी कम थी, इसी विचार के कारण कि मेरी आमदनी कम होने से ही मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं रहते। उन्हें अपनी आमदनी बढ़ाने की प्रेरणा मिली और उन्होंने भी ट्रेनिंग ली। उससे उनकी आगे की तरक्की भी हुई और आमदनी भी बढ़ी और हम लोगों की घर वापसी भी हुई। तब वे हमें लेने आते, इस स्थिति में नहीं थे। उन्होंने रेलवे पास व कुछ पैसे हमें भेजे थे क्योंकि उस समय उनकी माँ बहुत बीमार थी और माँ को अकेला छोड़कर वे हमें लेने आ नहीं सकते थे। पिताजी ने बाद में हमारे लिए उनसे जो बन पाया वह सब कुछ किया। मुझे मैट्रिक तक पढ़ाया, लेकिन अधिक पढ़ा सकते ऐसी उनकी स्थिति नहीं थी और आगे की पढ़ाई की कोई जानकारी ही नहीं थी। बाद में छोटे-छोटे काम करके अपने खर्चे निकालते हुए कॉलेज में गया। मेरे कॉलेज जाने के पूर्व कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये शब्द घर में किसी को पता नहीं थे। सुबह कॉलेज जाता था और दिन भर साइकिल पर कभी साड़ियों के गट्ठे लेकर बेचता था, तो कभी मिल्क कुकर्स बेचता था, तो कभी हेयर ऑयल की बोतलें बेचता था। ऐसा करके मैंने स्नातक तक पढ़ाई की और बाद में ट्यूशन सिखाकर स्नाकोत्तर की पढ़ाई की थी। और जब मैं एमकॉम हुआ, उस जमाने में यह पढ़ाई बहुत मायना रखती थी। तब लोगों को, रिश्तेदारों को बहुत आश्चर्य हुआ। साधारणतः जिसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, वही ये सब व्यवसाय करता रहता है। मैं साथ में पढ़ भी रहा था, यह किसी को पता नहीं था। जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। 4 आने के फ़ायदे के लिए भी 10 बार लोगों के घरों के चक्कर मारता था। लोग वस्तु लेते भी नहीं थे और नहीं लेंगे ऐसा भी नहीं कहते थे। शायद मैं निराश न हूँ, इसीलिए नहीं कहते होंगे। लेकिन फिर मैं आज नहीं तो कल लेंगे, इसी आशा में चक्कर लगाता था। कई बार तो इतने चक्कर लगाने के बाद वे नहीं लेंगे ऐसा कहते थे और तब लगता था कि नहीं लेंगे, यह 10 चक्कर लगाने के पहले क्यों नहीं बताया। फिर भी उनसे अच्छे संबंध बनाए रखते हुए घर वापस आ जाता था। उन सब घरों से मेरी पहचान इसीलिए हुई थी कि एक स्वयंसेवी संस्था का चंदा लेने मैं पहले उनके घर जाता था। वह कार्य तो मैं ऐसे ही समाज सेवा के लिए कर रहा था, लेकिन वह जो पहचान बढ़ी, उसका फायदा बाद में मुझे मेरे व्यवसाय में हुआ। एक कंपनी का वॉशिंग पाउडर भी बेचा था। बचपन से ही खूब धंधे किए और 4-4 आने के लिए चक्कर काटे, इसीलिए 4-4 आने की कीमत भी मालूम थी, लेकिन कभी कोई व्यसन नहीं किया। दूसरा, मित्र या परिवार ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई के पैसों के जुगाड़ में ही समय निकल जाता था। किताबें कभी भी खरीदी नहीं, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से किताबें लेकर ही सारी पढ़ाई की थी। उतनी महंगी किताबें खरीदने की हैसियत नहीं थी। पढ़ाई का वातावरण भी घर में नहीं था। आगे की पढ़ाई किसी ने की ही नहीं थी, तो आगे पढ़ो ऐसा कौन बोलता। मेरे एमकॉम करने के बाद मुझे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी लगी थी। वह पहले तो क्लर्क की ही थी, बाद में धीरे-धीरे मैंने उसमें प्रगति की और मार्केटिंग मैनेजर के पद तक पहुंचा था। मेरे पिताजी में भाव की अभिव्यक्ति कम ही थी, लेकिन नौकरी के दौरान जब मैं खूब दौरे पर जाता था, तो वह उन्हें अच्छा नहीं लगता था और वे कहते थे, मैं जीवन में इसीलिए भटका हूँ क्योंकि मुझ पर मेरे पिता का छत्र नहीं था। अब तू क्यों भटकता है? मैं तो जीवित हूँ। दूसरा, उन्होंने मेरे से कभी घर के लिए पैसे नियमित देने के लिए नहीं कहा। वे बोलते, मेरा संसार है, मैं ही चलाऊंगा। इस प्रकार उन्होंने मुझे एकदम तनाव मुक्त रखा था। उल्टा यह ऐसी नौकरी ही छोड़ दे ऐसा कहते थे। हमारे घर में तब मैं प्रायः वस्तुएं खरीदता था जो उनकी आमदनी में संभव नहीं थी। मेरे पिताजी के समान मेरा भी जीवन संघर्ष में ही गया था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरे लड़के का जीवन भी संघर्ष में जाए, इसीलिए मैं मेरे लड़के का बड़ा ध्यान रखता था। तब बड़ा लड़का एक लकड़ी की पट्टी लाया था। उस पर उसने 2 सेल बांध कर रखे थे। एक वायर को एक बल्ब लगाकर उसे उन सेलों पर लगाकर जलाता था।
उसका वह खेल देखकर मेरे पिताजी एक दिन बोले, इसका दिमाग मैकेनिकल है, यह आगे जाकर मैकेनिकल इंजीनियर बनेगा। हम सभी यह सुनकर बड़े खुश हुए थे, जबकि उसे इंजीनियर बनाने की हमारी हैसियत नहीं थी। इंजीनियर बनाने में क्या खर्च आता है, वह भी पता नहीं था। अच्छा सोचने में क्या खर्च होता है। तब से हम सभी लोगों ने सोच लिया, हाँ, इसे मैकेनिकल इंजीनियर बनाएंगे। बड़े बच्चे का रुझान उस ओर देखकर सब लोग फिर उसी दृष्टि से सोचने लग गए थे। बड़ा लड़का शांत था, समझदार था, और दूसरा लड़का तो तभी छोटा था, इसीलिए तभी उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते थे। जीवन चल रहा था। समय की अपनी एक गति होती है और समय उसी गति के साथ चलता रहता है। न वह जल्दी चलता है, न वह धीरे चलता है। जब हम कष्ट में होते हैं, दुखी होते हैं, तो एक एक दिन पहाड़ जैसा लगता है और जीवन बड़ा लगने लग जाता है। जब हम आनंद में रहते हैं, खुश रहते हैं, तब सुबह कब हुई और शाम कब हुई, इसका पता भी नहीं चलता है। यह संसार है, तो सुख और दुख दोनों ही चलते रहेंगे। मैं ऐसे ही सोचते बैठा था, तभी मेरी पत्नी मेरे पास आई और बोली, यह अकेले छत पर आकर क्या सोचते बैठे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि समय तो जीवन में अपनी गति से बहता ही रहता है। मैं कहाँ हूँ, किस जगह हूँ, अब जीवन में इसका कोई अर्थ नहीं रह गया है। अब मैं सदैव महसूस करता हूँ कि मैं सदैव मेरे गुरुदेव के सानिध्य में हूँ। सदैव उनके सानिध्य की अनुभूति महसूस करता हूँ। वे सदैव मेरे साथ होते हैं और उनकी किसी योजना के तहत कार्य करो तो एक आनंद मिलता है। वह आनंद महसूस कर रहा हूँ। पता नहीं, ऐसा लगता है मैं एक बहुत बड़ी योजना का एक भाग हूँ और गुरुदेव की कोई बहुत बड़ी योजना साकार होने वाली है। वह क्या है, वह नहीं मालूम, लेकिन कुछ तो भी आकार ले रहा है। क्या योजना आकार ले रही है, वह मालूम नहीं, लेकिन जिस प्रकार जीवन चल रहा है, उससे यह लगता है मेरे आसपास कोई भी होता है, चाहे अपना छोटा लड़का भी क्यों ना हो, मैं ठीक रहता हूँ। पर अगर मैं अकेला रहा, तो मुझे एक तंद्रा जैसी स्थिति प्राप्त होने लग जाती है और कुछ चैतन्य की तरंगे महसूस होने लग जाती है। माँ और पिताजी आए हुए हैं, इसीलिए दिन कैसे गुजर जाता है इसका पता ही नहीं चलता। छोटी बहन की जिम्मेदारी उन पर है। इसकी शादी हो जाए तो हम उन्हें अपने पास ही रख लेंगे। पत्नी बोली, माँ कल ही यह बात कह रही थी कि एक बार उनकी जवाबदारी समाप्त हो जाए तो फिर वे यहाँ रहने के लिए मुक्त हैं। मेरे माता-पिता का मुझसे अधिक मेरे बच्चों से लगाव था। हालांकि वे उनके साथ कम ही रहते थे। पिताजी अपना लगाव दिखाते थे, माँ नहीं दिखाती थी। माँ सबसे ही अलिप्त थी, सबके बीच थी, लेकिन किसी के बीच नहीं थी। मानो कीचड़ में एक कमल का फूल खिला हो, जो रहता तो कीचड़ में है, लेकिन कीचड़ की एक भी बूंद उस कमल पर नहीं होती है। वह थी तो इस संसार के कीचड़ में, लेकिन फिर भी सारी मोह माया से अलिप्त थी। उसकी आवश्यकता एकदम कम थी। उसे मैंने यह वस्तु चाहिए, यह घर में नहीं है, यह खत्म हो गया है, यह ला दो, यह कहते भी नहीं सुना था। पिताजी स्वयं ही सब डब्बे जांचते थे, क्या है, क्या खत्म हुआ है देखते और स्वयं ही लाते थे। वह केवल रसोई बनाती थी, जो घर में होता वह पकाती थी। पिताजी को चाय दिन में 4-5 बार लगती थी, इसीलिए वे चाय शक्कर अधिक ही रखते थे। उस समय शक्कर ₹1.25 किलो थी। घर पर बाहर के लोगों का आना-जाना कम ही था। मेरे घर पर मेरे मामा एकाध बार आते थे। वे प्रायः बहुत दूर भूटान में रहते थे, ब्रिगेडियर थे। वे जब भी आते, हमारे सभी के लिए उपहार लाते थे। उन्होंने मेरी माँ की नौकरी के लिए कई स्कूलों में प्रयत्न किए थे, लेकिन मेरे माँ के हाथ में नौकरी की रेखा ही नहीं थी। मैं भी 1-2 बार मामा के बंगले में रहने गया था। उनके घर भूटान से लाया हुआ एक कुत्ता था और घर इतना बड़ा था कि गुम ही हो जाता था। मेरी माँ के मेरे भाई की लड़की आती थी, वह बहुत अमीर थी। वह दीदी बड़े प्रेम से मुझे व मेरी बहन को कई बार उसके बंगले पर लेकर जाती थी। उसका भी बंगला अमीर लोगों की बस्ती में था, लेकिन उसके भी 5 बच्चे थे, इसीलिए वहाँ अकेलापन नहीं लगता था।
सभी बच्चे बड़े थे। हम दोनों बच्चे उनके घर में छोटे थे। वे भी सदैव नए कपड़े मुझे उपहार में देती थी। हमारे घर पर आने वाले लोग कम ही थे। बाकी मेरे एक मामा नेवी में थे, दो मामा बैंक में थे। जब मैं मैट्रिक में था तो मेरे मामा ने मुझे आश्वासन दिया था, तुम मैट्रिक हो जाओ तो बैंक में नौकरी लगा देंगे। उनके आश्वासन से प्रेरित होकर मैंने इंग्लिश विषय लेकर मैट्रिक की थी। जब मैं 10वीं में पूरक परीक्षा में पास हुआ था, तब मेरी नानी ने पड़ोस के एक ज्योतिषी को पत्रिका दिखाई थी कि यह लड़का मैट्रिक होगा या नहीं। तो उस ज्योतिषी ने कहा था यह 23वें साल में एमकॉम होगा। तब सब हंसे थे कि वे पूछ रहे थे कि मैट्रिक होगा कि नहीं। वह बोला, मैं विपरीत परिस्थिति में यह बता रहा हूँ, इसीलिए आप हंस रहे हो। लेकिन जो योग है, मैं तो वही बता रहा हूँ। उसका अर्थ यह था कि मैं अगले 6 सालों में नियमित पास होऊंगा और एमकॉम तक पढ़ूंगा। और उस ज्योतिषी की वह बात एकदम सत्य निकली थी। मेरी मौसी का ज्योतिष पर बहुत विश्वास था। उसका कहना था यह शास्त्र सही है, बस जिस समय के आधार पर पत्रिका बनाई गई हो वह समय सही होना चाहिए और बताने वाला ज्योतिषी सही होना चाहिए। मेरी मौसी, मामा, सभी लोग ज्योतिष के जानकार थे। मेरी पत्रिका में बड़े अच्छे योग थे, लेकिन मेरा जीवन संघर्षमय था। उन सब का कहना था जीवन का उत्तरार्ध सर्वश्रेष्ठ है। यह गुरु ग्रह से प्रभावित पत्रिका है। मेरे माता पिता की पत्रिका ही नहीं थी और न इन सब बातों पर उनका ध्यान भी था। शिक्षा में मेरी रुचि 10वीं कक्षा के बाद ही जागी थी। मेरे मामा ने भले ही मेरी नौकरी न लगाई हो, पर पढ़ने की लगन अवश्य लगाई थी। बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण हो गया था। फिर उनके मैनेजर होने पर भी उनके हाथ में नौकरी लगाना शायद रह ही नहीं गया था। या मेरी भी पत्रिका में नौकरी का योग तब नहीं रहा होगा। पता नहीं क्या था। पता नहीं क्यों मैंने केवल मैट्रिक में ही काफी पढ़ाई की थी। बाद में तो सारी शिक्षा ऐसे ही हो गई, नौकरी भी ऐसे ही लग गई। नौकरी भी किसी के प्रयत्न से नहीं मिली थी, प्राइवेट नौकरी थी। और उसके लगने के बाद भी मैं रेलवे, बैंक आदि में प्रयत्न कर रहा था। पर पता नहीं बाद में कहीं भी नौकरी नहीं लगी और उसी नौकरी में काफी प्रगति की। बस वही जीवन की एकमात्र नौकरी थी। कंपनी मारवाड़ी लोगों की थी। तनख्वाह कम देते थे, सुविधाएं अधिक देते थे। वे खराब कार्य करने वाले, गलतियां बार बार करने वाले लोगों से झगड़ते नहीं थे, उन्हें निकाल देते थे। एक ही मालिक की 7 अलग अलग कंपनियां थी। निश्चित कुछ नहीं होता था। कभी भी किसी भी कंपनी में भेजा जाता था। जिन्हें निकालना हो उन्हें सीधे नहीं निकालते थे। उनकी बदली जानबूझकर दूर दराज की कंपनी में कर देते थे, जिससे वे कर्मचारी खुद ही नौकरी छोड़ देते थे। सारी कंपनियों में केवल पुरुष ही थे। वे स्त्रियों को नौकरी पर रखने के पक्ष में नहीं थे। उनका ऐसा तर्क था कि स्त्री को नौकरी देना यानी एक घर में 2 नौकरियां देने जैसा है, जबकि हजारों युवक बेरोजगार है। घर हर साल बोनस मिलता था। मैं कभी भी उसके लिए झगड़ता नहीं था। कई बार आधा साल एक कंपनी में और आधा साल दूसरी कंपनी में काम करने पर बोनस कौन दे ऐसा प्रश्न उठता था। तब दोनों कंपनियों के मैनेजर मिलकर आधा आधा बोनस देते थे, क्योंकि मेरे सभी कंपनी में अच्छे संबंध थे और वे सोचते थे हमने अपनी आवश्यकता के लिए आधे आधे वर्ष इसका उपयोग किया है, उसके दिवाली के बोनस का नुकसान क्यों करे। यानी सभी लोग मेरे लिए अच्छा सोचते थे। मुझ पर घर से कोई जवाबदारी नहीं थी, इसीलिए मुझे तनख्वाह में भी कोई रुचि नहीं थी और न मैं तनख्वाह बढ़ाओ ऐसा कभी कहता था। जो भी दे देते थे वह ले लेता था। मेरा प्रायः टूर ही होते रहते थे। टूर में भत्ते में ही इतने पैसे मिलते थे कि तनख्वाह का हिसाब तो साल भर में एक बार करता था। वह ऐसे ही खाते में जमा होती रहती थी। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।